माता रमाबाई से रहा नहीं गया, निहल उठी, चीत्कार कर उठी, बाबा साहेब का कॉलर पकड़ लिया कि हे बाबा साहेब, बस करो, बहुत हो गया, बस करो बाबा साहेब, बस करो, बहुत हो गया, मुझसे अब और नहीं सहायता। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा सारा परिवार उजाड़ के रख दिया बाबा साहेब, बस करो, अब मुझसे और सहन नहीं था। और जब हम लोग 18 साल के हुए और पहली बार वोट देने के लिए गए, तो हमारे मन में, हमारे जहन में यही बात उठ रही थी कि जो समाज के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, उसको वोट देंगे। तो ये बात हमारी पहले चुनाव में थी, क्योंकि नया-नया वोट देने का अधिकार मिला था। तो इसीलिए जब बच्चा स्कूल से पढ़कर आता है, कॉलेज से पढ़कर आता है, तो स्कूल कॉलेज में जो सीख कर आता है, उसको अप्लाई करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वो जो है स्कूल कॉलेज से निकल कर सामाजिक परिवेश में दाखिल होता है, तो सामाजिक परिवेश जो है उसको दूषित करना शुरू कर देता है। वो उसको दूषित करता है कि देख तेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म खतरे में है। अपने धर्म को बचाना है तो अपने धर्म के नाम पर वोट करना होगा, अपने धर्म की पार्टी को वोट करना होगा। देख तेरी जाति क्या है, देख तेरी जाति पर अत्याचार हो रहा है। या फिर जो अत्याचार करने वाली जातियां हैं, वो बोलेंगे देख तेरी जाति जो है अल्पसंख्यक है, तेरी जाति की संख्या कम है, अगर तूने अपनी जाति को वोट नहीं दिया और दूसरे का भी वोट लेकर नहीं आया, तो तेरी जाति का अस्तित्व भी खतरे में है। अब ये जो बच्चा जो अभी तक जो है स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छी-अच्छी बातें सीख रहा था, बहुत अच्छी-अच्छी बातें पढ़ रहा था और लोकतांत्रिक मर्यादा को सीख कर आया था, लोकतंत्र को बचाना सीख कर आया था, लेकिन जो सामाजिक परिवेश उसको मिला, उसमें उसको हिंसा मिली, इसमें उसको द्वेष मिला, घृणा मिली, उसमें उसको जो है नितांत स्वार्थ, निजी स्वार्थ की भावनाएँ मिली और उसका चित्त भी दूषित हो गया। अगले चुनाव के आते-आते, यानी कि जब वो अगली बार किसी चुनाव में वोट देने जाएगा, तब तक तो उसका जो चित्त है, वो अपने परिवेश के मुताबिक ढल चुका होता है। तो इसलिए जय भीम। नमो साथियों। साथियों, आज का जो विषय है कि एक बार फिर से आरएसएस ने भारत के संविधान पर हमला किया है और आज माता रमाबाई अम्बेडकर की जयंती है। तो इस पर हम माता रमाबाई अम्बेडकर की जयंती किस प्रकार से सेलिब्रेट करें, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज भारत का जो संविधान आज खतरे में है, उसके ऊपर कुछ चर्चा की जाए कि कैसे भारत के संविधान की रक्षा की जाए और भारत के संविधान की रक्षा करने में वे कौन से बाधक तत्व हैं जिनके कारण संविधान खतरे में है। अगर हम उन बाधक तत्वों की पहचान कर लें जिनके कारण भारत का संविधान खतरे में है, तो निश्चित तौर पर हम उन बाधक तत्वों को दूर करके भारत के संविधान की हम रक्षा अवश्य कर पाएंगे। तो साथियों, अगर मैं बाधक तत्वों की बात करूं, तो मुझे सबसे पहले भारत के संविधान के बाधक तत्वों में उन लोगों का ख्याल आता है जो लोग नहीं चाहते कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे। उन लोगों का ख्याल आता है जो लोग ये चाहते हैं कि भारत में धन बल का और बाहुबल का राज रहे। लोकतंत्र रहेगा तो उसमें गरीबों को भी राज सत्ता में भागीदार बनने का अधिकार मिल सकेगा, मौका मिल सकेगा। जैसा कि भारत का संविधान कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चुने जाने का अधिकार है और चुनने का अधिकार है। अगर इस बात की या इस बात को अगर हम आधार माने, तो फिर अगर गरीब लोग भी चुनाव लड़ेंगे, और क्योंकि गरीब लोग समाज सेवा करते हैं, अमीर लोगों की जो समाज सेवा है वो दिखावा मात्र रहती है।
लेकिन गरीब लोग वास्तव में, क्योंकि गरीबी का दुख समझते हैं, अपने दुख दर्द को रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से अगर धन बल और बाहुबल भारत के लोकतंत्र से निष्कासित हो जाए तो निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र को उसके अच्छे और सच्चे प्रतिनिधि देखने को मिलेंगे। और जब भारत के लोकतंत्र को अच्छे और सच्चे प्रतिनिधि मिलेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के संविधान को कहीं कोई खतरा नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे पहली बात ये कि जो लोग भारत की राजनीति में धन बल का प्रयोग करते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। हमें जब भी चुनाव आए तो हमें ये निश्चित करना चाहिए, चाहे वो अपना कितना ही सगा क्यों ना हो, अगर अपना सगा है तो उसको हमें ये आगाह करना चाहिए कि भाई बिना धन बल के, यानी कि आप पैसों का प्रदर्शन किए बगैर जो है चुनाव लड़ें। अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो उसको जो है जनता से इकट्ठा करें। अगर आप जनता के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता अपने कार्यों को अच्छी तरह से करवाने के लिए आपको आर्थिक सहयोग जरूर करेगी। जब हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जब हम ये भरोसा दिला देंगे कि हम जनता का कार्य करने वाले हैं, तो जनता हमें आर्थिक सहयोग तो करेगी करेगी। जैसे कि मान्यवर साहब कांसी राम जी ने जब भारत के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वे ही भारत के लोगों की सहायता कर सकते हैं, भारत में लोकतंत्र की सच्ची मर्यादा को जो स्थापित कर सकते हैं, तो उन्होंने जो है एक वोट और एक नोट का सिद्धांत अपने पार्टी में कायम किया, उसे लागू किया और उसका इतना बड़ा असर देखने को मिला कि जो बड़े-बड़े जो धन बल के आधार पर जो राजनीति करना चाह रहे थे, लोकतंत्र की मर्यादा को धूमिल करना चाह रहे थे, वे लोग जो हैं आपको राजनीति से नदारद दिखाई देने लगे। इसी प्रकार से जब आपके पास जनबल इकट्ठा हो जाएगा तो बाहुबल जो है वो फेल हो जाएगा। ये आसान सी बात है। बाहुबल अपना काम जब करता है, जब वो सफल होता है, जब आपके पास जनबल नहीं है। तो अगर लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, संविधान ने, भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, बड़ी खूबसूरत व्यवस्था है। इस व्यवस्था में केवल उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है जिसके पास जनता का साथ है, जिसके पास जनता का धन है, यानी कि जनता से जो समर्थन इकट्ठा करता है, जनता के बीच रहता है, जनता के काम करता है और जनता का जिसके ऊपर विश्वास है, जो ऐसा करने में सफल होता है, उसी को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन अभी क्या ऐसा हो पा रहा है? ये एक मुख्य विषय है। अगर ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या वे जो धन बल से चुनाव लड़ते हैं, क्या वे दोषी हैं? क्या जो बाहुबल से चुनाव लड़ते हैं, क्या वे दोषी हैं? हम अक्सर जो है दूसरों को ही दोष देते हुए नजर आते हैं और इसी हमारे दोष का फायदा ये जो धन बल से और बाहुबल से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लोग उठाते हैं इस बात का फायदा। और जब वो इस बात का फायदा उठाते हैं तो वो आपको गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। आपको जो है, जो लोग सही काम कर रहे होते हैं उनके खिलाफ आपको खड़ा करने में सफल हो जाते हैं। और जब आप लोग अपने लिए अच्छा काम करने वाले लोगों के ही खिलाफ खड़े हो जाते हो तो फिर लोकतांत्रिक मर्यादाएं धूमिल होने लगती हैं। तो इसलिए जो है भारत का संविधान जो इतनी खूबसूरत व्यवस्था देता है, जो कि दुनिया में सबसे महान लोकतंत्र कहा जाता है, उसके भीतर भी अगर मैं गौर करूं, मैं भारत के लोकतंत्र की जांच पड़ताल करूं कि क्या वास्तव में ये एक महान लोकतंत्र कहलाने की इसकी कसौटी है, क्या उस पर ये सही सही खरा उतरता है? तो मैं अगर देखूं तो भारत की विधानसभाओं में मुझे एक भी विधायक ऐसा नजर नहीं आता है जो बिना धन के, यानी बिना अपना धन, अपना निजी धन खर्च किए वो विधानसभा का चुनाव लड़ा हो और वो जीता हो। मुझे एक भी ऐसा लोकसभा में बैठा हुआ सांसद दिखाई नहीं देता है
जिसने बिना पैसे के चुनाव लड़ा हो। और मैं पैसों की भी बात करूं तो कोई कुछ लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आज केवल चुनाव प्रचार में ही करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते हैं, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए जो लोग टिकट लेकर आते हैं, ये जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, इनसे जो टिकट लेकर आते हैं, वो करोड़ों रुपया देकर टिकट लेकर आते हैं। करोड़ों रुपया टिकट लेने में लगाते हैं, उसके बाद करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार करने में लगाते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए, ये तो बहुत मोटी सी बात है कि कोई व्यक्ति अपनी जेब से पैसा क्यों खर्च कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए जो राजनीतिक मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, आपके लिए जो भारत के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है, वो उसको आपसे छीनना चाहता है। वो आपके हक अधिकारों को छीनना चाहता है। वो जो है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक व्यापार की व्यवस्था में तब्दील करना चाहता है। ये वो करना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? जब हम वोट देने जाते हैं तो हम भी यही देखते हैं कि किसका प्रचार बहुत ज्यादा चल रहा है, कौन टीवी में छाया हुआ है। क्योंकि हम लोग जो है, हमारा जो वोट डालने का जो तरीका है, वो हमारी बुद्धि से तय नहीं होता है। हमारा जो वोट डालने का जो निर्णय है, हमारी बुद्धि से तय नहीं होता, बल्कि जो हमारे चारों तरफ जो माहौल चल रहा है, उससे वो निर्णय तय होता है। अब हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो वहां पर जो प्रचार तंत्र जो काम कर रहा है, वो आपके निर्णय को प्रभावित करता है। अभी जो पॉलिटिकल जो एजुकेशन है, राजनीतिक शिक्षा तो है ही नहीं, और ना ही इस देश की सरकारें आपको राजनीतिक शिक्षा देने का काम करती हैं। वो कभी भी आपको किस प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको सही और सच्चे अर्थों में वोट करना चाहिए, वो आपको कभी बताने का काम नहीं करते। हालांकि मोटे मोटे तौर पर जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब भी हमें बताया जाता था, सिखाया जाता था। और जब हम लोग 18 साल के हुए और पहली बार वोट देने के लिए गए, तो हमारे मन में, हमारे जहन में यही बात उठ रही थी कि जो समाज के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, उसको वोट देंगे। तो ये बात हमारी पहले चुनाव में थी, क्योंकि नया नया वोट देने का अधिकार मिला था। तो इसीलिए जब बच्चा स्कूल से पढ़कर आता है, कॉलेज से पढ़कर आता है, तो स्कूल कॉलेज में जो सीख कर आता है, उसको अप्लाई करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वो जो है स्कूल कॉलेज से निकल कर सामाजिक परिवेश परिवेश में दाखिल होता है, तो सामाजिक परिवेश जो है उसको दूषित करना शुरू कर देता है। वो उसको दूषित करता है कि देख, तेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म खतरे में है। अपने धर्म को बचाना है तो अपने धर्म के नाम पर वोट करना होगा, अपने धर्म की पार्टी को वोट करना होगा। देख, तेरी जाति क्या है, देख, तेरी जाति पर अत्याचार हो रहा है। या फिर जो अत्याचार करने वाली जातियां हैं, वो बोलेंगे, देख, तेरी जाति जो है अल्पसंख्यक है, तेरी जाति की संख्या कम है। अगर तूने अपनी जाति को वोट नहीं दिया और दूसरे का भी वोट लेकर नहीं आया, तो तेरी जाति का अस्तित्व भी खतरे में है। इसीलिए तुझे जो है जाति के नाम पर वोट देना होगा। अब ये जो बच्चा जो अभी तक जो है स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहा था, और लोकतांत्रिक मर्यादा को सीख कर आया था, लोकतंत्र को बचाना सीख कर आया था, लेकिन जो सामाजिक परिवेश उसको मिला, उसमें उसको हिंसा मिली, इसमें उसको द्वेष मिला, घृणा मिली, उसमें उसको जो है नितांत स्वार्थ, निजी स्वार्थ की भावनाएं मिली, और उसका चित्त भी दूषित हो गया। अगले चुनाव के आते आते, यानी कि जब वो अगली बार किसी चुनाव में वोट देने जाएगा, तब तक तो उसका जो चित्त है वो अपने परिवेश के मुताबिक ढल चुका होता है। तो इसलिए आज अगर हम माता रमाबाई अंबेडकर की जयंती को मनाने का प्रयास कर रहे हैं या माना चाहते हैं, तो माता रमाबाई का योगदान क्या था? माता रमाबाई ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब बनाने का बड़ा भारी काम किया। वो त्याग, वो समर्पण, वो बलिदान माता रमाबाई ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाहर विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, और माता रमाबाई अंबेडकर घर पर अपने बच्चों की देख रेख कर रहे हैं। बाबा साहेब नौकरी नहीं कर रहे हैं, बाबा साहेब पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। और पढ़ रहे हैं तो वहां पर उनके अपने खर्चे हैं, तो घर पर वो पैसे नहीं भेज सकते हैं।
तो माता रमाबाई को ही वो सारा घर जो है उसका खर्चा मैनेज करना पड़ता है। यही नहीं, बाबा साहेब की कई बार चिट्ठियां आती हैं कि मैं यहाँ पर जो है मुझे भूखा रहना पड़ता है कई बार। तो वहां पर बाबा साहेब तंगी की हालत में जूझ रहे हैं, तो बाबा साहेब को भी माता रमाबाई यहाँ से जो कुछ उपले पाथ कर या घरों में काम कर कर जो पैसा इकट्ठा करती हैं वो भेजने का काम करती हैं। तो साथियों, माता रमाबाई अम्बेडकर जब इतना त्याग कर रही हैं, इतना सफर कर रही हैं अपनी लाइफ में, तो वो जो सफरिंग थी वो क्यों थी, किस बात के लिए थी? मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मैं माता रमाबाई का जो दुख है उसको बताने का काम करना चाहता हूं कि एक बार की घटना है जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और अचानक से राजरतन, उनका जो बेटा था, उसकी तबीयत खराब हुई और उनको खबर मिली तो वो दौड़ते भागते जो है अपने घर पहुंचे और सीधे ही राजरतन को अपने हाथों में उठाया और जैसे ही हाथों में उठाया राजरतन ने दम तोड़ दिया। अब ये मंजर देखकर माता रमाबाई से रहा नहीं गया, बिहल उठी, चीत्कार कर उठी, बाबा साहेब का कॉलर पकड़ लिया कि हे बाबा साहेब, बस करो, बहुत हो गया, बस करो बाबा साहेब, बस करो, बहुत हो गया, मुझसे अब और नहीं सहायता। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा सारा परिवार उजाड़ के रख दिया बाबा साहेब, बस करो, अब मुझसे और सहन नहीं होता। तो बाबा साहेब कहते हैं कि चुप हो जा रमा, चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता क्योंकि मेरे आंखों के आंसू सूख चुके हैं। मैं हर रोज अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। चुप हो जा रमा, चुप हो जा। तो माता रमाबाई कहती है कि मैंने जब एक एक करके मेरे हाथ से 4 बच्चे निकल गए और जब तो आप विदेश में से जब 3 बच्चे मरे, आज तो आप पहली बार ऐसा है जो आप जो है मेरे सामने उपस्थित हो और आपके सामने बच्चा मरा है। चलिए, जब नहीं रोई मैं जो है, जब चुप हो गई, मैंने ढांढस बना लिया, मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात बता दो कि जब जब आप राजरतन को अपनी गोद में खिलाया करते थे तब आप एक बात कहा करते थे कि रमा, एक दिन मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो बाबा साहेब, अब तो राजरतन इस देश में, इस दुनिया में रहा नहीं, तो अब इस देश पर बड़ा होकर राज कौन करेगा? तो बाबा साहेब कहते हैं, बाबा साहेब राजरतन के पार्थिव शरीर को हाथ लगाकर कहते हैं कि रमा, मैं इस देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस देश की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा। तो वो जो राज की बात कर रहे थे वो संविधान की बात कर रहे हैं। हालांकि उस समय उनके माइंड में दूर दूर तक ऐसा नहीं रहा होगा कि वो संविधान लिखेंगे इस देश का, लेकिन वो ये जानते थे कि मैं जितनी ऊंचे स्तर की पढ़ाई लिखाई करूंगा तो उससे मुझे कहीं ना कहीं इस देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर जरूर मिलेगा। कुछ नहीं तो आंदोलन करना तो मेरे हाथ में रहेगा। तो आप देखिए कि सौभाग्य से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वो एक मौका मिला और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान भारत को दिया, भारत के लोगों को दिया, उसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में एक महान लोकतांत्रिक देश कहलाता है आज। कितनी बड़ी गौरवशाली बात जो है भारत से जुड़ी और कितना बड़ा गौरव जो है भारत के लिए है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि भारत के लोग इस लोकतांत्रिक मर्यादा को, इस लोकतंत्र की गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, इस लोकतंत्र को ही नहीं समझ पा रहे हैं। और असली बात तो ये है कि इस देश के वे लोग जिम्मेदार नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो धन बल का यूज करते हैं, बाहुबल का यूज करते हैं, वे लोग कतई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ नहीं है। धन बल वाले कितने लोग हैं? मुश्किल से इस देश में 5% लोग ऐसे हैं जिनको आप धन्ना सेठ कहेंगे, जिनके हाथ में ऐसी पावर है जो कि लोगों को जो है लालच में डालते हैं, खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं उनकी जो है। लेकिन अधिसंख्य लोग, 95% लोग वो हैं जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग से ताल्लुक करते हैं, जो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने की हैसियत रखते हैं।
तो जिम्मेदारी तो उनकी है, क्योंकि वोट देने का तो अधिकार उनके पास है, लेकिन वो जो है नाना प्रकार के भ्रम में आकर, नाना प्रकार के प्रचार में फंसकर वो अपना वोट उन्हीं लोगों को देकर आते हैं जो लोग उनके संविधान को, उनकी जिंदगी को, उनके लोकतंत्र को, उनके महान लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन के अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। तो कसूरवार कौन है? आपने तो वोट दिया, आपने ही वोट दिया मोदी जी को। और जब मोदी जी इस देश में महंगाई बढ़ाते हैं, आपका ध्यान वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो टीवी में देखकर वोट दिखाते हैं, आप फेसबुक पर देखते हैं, उनकी ऐड चलती रहती है, यूट्यूब पर देखते हैं, उनकी ऐड चलती रहती है, तो आप वहां से प्रभावित हो रहे हैं, आप हिंदुत्व से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आपको धर्म बचाना है। अब धर्म बचाना है तो फिर धर्म को खतरा किससे? मुसलमानों से है। आपको डर दिखाया कि मुसलमानों से खतरा है। अरे भाई, अगर आपको वास्तव में धर्म बचाना है तो मुसलमानों को आप जो है इंसान बनाना शुरू कर दीजिए। आपके पास देश है, सत्ता है, पावर है, कानून बनाने का अधिकार है, आप कानून बनाइए ना। आप जो है प्रत्येक नागरिक को एक सभ्य नागरिक बनाइए, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। प्रत्येक नागरिक को नैतिक नागरिक बनाइए, उस तरफ ध्यान नहीं है। बस किस बात पे ध्यान है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, मुसलमान है। एक हिंदू बहुत खराब नागरिक हो सकता है, एक मुसलमान एक बहुत अच्छा नागरिक हो सकता है। क्या किसी को शक है? पर ये बातें जो है कभी भी ये लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए कसूरवार तो हम लोग हैं। हमें अपने आप को ही दोष देना चाहिए और हमें इस बात को निश्चित करना चाहिए कि हमें किसी भी सूरत में धन बल के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। उन लोगों का बहिष्कार करना है जो अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यापारिक व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। वे 1 करोड़ लगाएंगे तो आपसे कम से कम 10 करोड़ वसूल करेंगे, आपके वोट के माध्यम से वसूल करेंगे। यह आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप फिर भी वोट देने के लिए मजबूर हैं। और आप क्या कहते हैं कि विकल्प कहाँ है? या तो कांग्रेस है, या बीजेपी है, या आम आदमी पार्टी है। विकल्प अन्य कोई है नहीं। ये तीनों पार्टी लूट रही हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर आपको 5 साल मिलते हैं किसी भी चुनाव में वोट देने के लिए, तो आप अपने बीच से लोगों को तैयार क्यों नहीं करते हैं? आप अपने बीच से कुछ समाज सेवक चुनें, उन लोगों को समाज सेवा के कार्य में लगाएं, उनको आर्थिक सपोर्ट करें, उनको जो है फिर तैयार करें और 5 साल तक वो आपके लिए काम करें, और उन्हीं लोगों में से आप किसी को भी चुनकर अपने बीच में से इंडिपेंडेंट खड़ा कर दो। बताइए किस बात के लिए किसी ने रोका है क्या? लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? आपको तो संविधान के मजे लूटने हैं, आपको तो महान लोकतंत्र के मजे लूटने हैं, आपको 9 to 5 की जिंदगी जीनी है। 9 बजे ड्यूटी पर चले जाएंगे, फिर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो ऑफिस में काम करेंगे, 5 बजे के बाद जो है 7-8 बजे तक अपने घर पे आ जाएंगे, और घर पर आने के बाद अपने बीवी बच्चों में मस्त हो जाएंगे, टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, मनोरंजन का लाभ उठाएंगे। ये आपकी जिंदगी, ये आपका लाइफ स्टाइल है। अब इस लाइफ स्टाइल में देश कहाँ है? इस लाइफ स्टाइल में लोकतंत्र कहाँ है? इस लाइफ स्टाइल में संविधान कहाँ है? कैसे बचेगा संविधान? कब आप चर्चा कर रहे हैं? कब आप चिंतन कर रहे हैं? फिल्म देखते हुए चिंतन कर रहे हैं क्या? कौन भगत सिंह, कौन सुखदेव, कौन राजगुरु? क्या मतलब है? आजादी मिल तो गई, और अब हमें तो खाली एक दिन वोट दे कराना है, और वोट जो है मेरी पसंदीदा सरकार बनाने वाला जो है बीजेपी है, या फिर कांग्रेस है, या आम आदमी पार्टी है, पसंद कर रखी है पहले से ही, बस। लेकिन आम आदमी पार्टी को पता लग गया कि अब लोग मेरे पीछे आ गए हैं, तो फिर वो जो है अपना टिकट बेचने लगे हैं। फिर वो अपनी मर्जी से जो है जिस मर्जी को चुनाव में उतार रहे हैं। पहली बार तो आपके बीच में आके पूछ रहे थे, बताइए किसको उतारना है, देखो ये ठीक है कि नहीं है, कोई इस पे FIR तो नहीं है। लेकिन उसके बाद बताओ कौन से चुनाव में आपके बीच में आए और पूछा आपसे कि इसके ऊपर FIR तो नहीं है? तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आप लोगों की राजनीतिक सहभागिता ना कर पाने के कारण हो रहा है। आप लोग अपनी राजनीतिक सहभागिता नहीं निभा रहे हैं। अगर आप रोज का 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपने आस पड़ोस में बैठक करने में लगाएं, लोगों से मिलने में लगाएं, इतना काम अगर हर रोज कर लें, हर रोज मत कीजिए, हफ्ते में एक दिन कर लीजिए। संडे के दिन आता है, उस दिन 1 घंटा जो है देश के नाम पर, भारत के संविधान के नाम पर, भारत के लोकतंत्र, महान लोकतंत्र जिसे कह रहे हैं आप, जिसकी गरिमा पूरे विश्व में स्थापित है, उसके नाम पर 1 घंटा दीजिए आप, एक हफ्ते में 1 घंटा। बताइए कि नहीं दे सकते क्या? आप स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, भारत की आजादी के लिए आप बलिदानियों से उनकी जीवन का बलिदान ले सकते हैं, उनके जीवन को ले सकते हैं, लेकिन अपना 1 घंटा नहीं दे सकते। तो बताइए जिम्मेदार कौन?
तो साथियों, अगर वास्तव में आज हमें माता रमाबाई की जयंती मनानी है, तो उन्होंने जिस बात के लिए वो त्याग किया, जिस बात के लिए वो संघर्ष किया, भारत के संविधान के लिए, बाबा साहेब को बाबा साहेब बनाने के लिए, भारत को वो महान लोकतंत्र देने के लिए, भारत के लोगों को वो आज़ादी देने के लिए, अगर माता रमाबाई ने वो त्याग, वो समर्पण, वो बलिदान किया है, तो निश्चित तौर पर आपको भी उस बात को समझना पड़ेगा, उसका एहसास करना पड़ेगा, उस दुख का एहसास करना पड़ेगा जो माता रमाबाई ने सहन किया। और आपको जो है, एक हफ्ते में एक बार अपने आस पड़ोस में एक ऐसी सभा आयोजित करनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उसमें ये चर्चा करनी चाहिए और विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारा पर विचार करना चाहिए। वे लोग अपने कैंडिडेट को जनता के बीच में से दे रहे हैं, एक समाज सेवक दे रहे हैं, या फिर कोई बाहुबल दे रहे हैं, या धनबल वाला दे रहे हैं। इन सब बातों को आप 1 घंटे हर हफ्ते बैठकर चर्चा करें आपस में, और वहां से आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर जब पार्टियां अपना कैंडिडेट अपनी तरफ से देंगी और आपके नहीं सुनेंगे, और आप उनके कैंडिडेट्स को नकारना शुरू कर देंगे और अपने कैंडिडेट को जिताना शुरू कर देंगे, या फिर उनके कैंडिडेट्स को हराना शुरू कर देंगे, तो फिर यही पार्टियां घुटने के बल चलकर आपके पास आएंगी कि बताओ आपकी पसंद का कौन सा कैंडिडेट है, बताइए आपके बीच में कौन समाज सेवा करता है, बताइए आपके लिए कौन काम करता है, बताइए इस लोकतंत्र की रक्षा हम जो कैसे कर सकते हैं। आसान काम है, मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसके लिए 1 हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा तो कम से कम जो आपको देना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते में 1 घंटा बहुत बड़ी चीज नहीं है। समाज सेवक कौन है? इस समाज के लिए उत्थान करने वाले लोगों ने, महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन दिया है। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन दिया है, कांसी राम जी ने अपना पूरा जीवन दिया है। बताइए कौन सा सुख, कौन सा आराम, कौन से ऐसो आराम की जिंदगी उन्होंने जी है। अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, अपनी प्रॉपर्टी कुर्बान की है, जब जाकर आपको ये संविधान मिला है, ये लोकतंत्र मिला है, जिसको आप महान लोकतंत्र कहते हैं। पूरी दुनिया में आप सर उठाकर जो है कहीं पर भी जाते हैं, आपको इज्जत मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। तो उस इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना आपके हाथ में है। अगर आप वास्तव में आज ये सोच रहे हैं कि माता रमाबाई अंबेडकर की जयंती हम जो है मनाना चाह रहे हैं, तो उसको मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप भारत के लोकतंत्र को बचाइए, आप भारत के संविधान को बचाइए। और भारत के संविधान को बचाने का तरीका ये नहीं है कि आप भारत के संविधान को हाथ में उठाकर, वो किताब को हाथ में उठाकर जब फोटो खिंचवाएं, सेल्फी खिंचवाएं और जय संविधान के नारे लगाएं, या फिर भारत के संविधान को जो है आप, क्या नाम है, आपके विवाह होते हैं, शादी विवाह जो है, वहाँ पर आप जो गिफ्ट के तौर पर दें, या अन्य प्रोग्राम्स में गिफ्ट के तौर पर आदान प्रदान करें। ये संविधान को बचाने का कोई तरीका नहीं है। संविधान को बचाना है तो आपको खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। एक छोटा सामाजिक कार्यकर्ता होता है जो हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे का समय देगा, उससे बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता होगा जो हर रोज 1 घंटे का समय देगा, उससे भी बड़ा कार्यकर्ता होगा जो पूरी जिंदगी अपनी जो है समाज के लिए लगाएगा। तो जो पूरी जिंदगी आपके लिए, समाज के लिए लगा रहा है, वो आपका नेता हो गया। और जो आपके जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, उनसे आप मिलिए, जुलिए और उनके बीच में रहिए। इससे आप जो है लोकतंत्र की, भारत के संविधान की रक्षा कर पाएंगे। मैं निश्चित तौर पर ये बात कह सकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।